हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लेट्स स्टडी। और आज हम पढ़ेंगे द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। ये एक्ट यूपी जुडिशरी मेंस के एग्जामिनेशन में आता है और और भी जुडिशल सर्विसेज के एग्जामिनेशन में आता है। तो ये वीडियो उस सब के लिए हेल्पफुल है। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले ये एक्ट डिफ़ाइन करता है और अमेंड करता है लॉ जो कि रिलेटेड हैं टू पार्टनरशिप। ये फोर्स में आया था 1 अक्टूबर 1932 को, बट जो इसका एक सेक्शन है सेक्शन 69 वो फोर्स में आया 1 अक्टूबर 1933 को। इस एक्ट से पहले हमारे जो भी प्रोविजंस थे पार्टनरशिप से रिलेटेड वो चैप्टर 11 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में थे, सेक्शन 239 से 266 से। उसके बाद ये एक्ट लेके आया गया इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 जो कि होल ऑफ इंडिया पे अप्लाई करता है और ये बेस्ड है इंग्लिश लॉ पर ही, पर इसमें कुछ कुछ मॉडिफिकेशंस किए गए हैं। नाउ कमिंग टू सेक्शन नंबर 2 विच टॉक्स अबाउट डेफिनेशन। तो 2A हमारी डेफिनेशन है एक्ट ऑफ द फर्म की। एक्ट ऑफ द फर्म क्या है कि आप कोई भी एक्ट कर रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं और या फिर कुछ ओमिट कर रहे हैं। कौन ओमिट कर रहा है? बाई ऑल द पार्टनर्स या बाई अ पार्टनर या फिर बाई एजेंट ऑफ द फर्म। और जो चीज़ वो एक्ट या ओमिशन जो वो कर रहे हैं वो एक ऐसा राइट है जो कि इन्फोर्सिएबल है और वो अराइज हो रहा है बाई और अगेंस्ट द फर्म। दैट इज़ आर एक्ट ऑफ फर्म। केस फर्म मुकुंद लाल वर्सेस पुरुषोत्तम सिंह में ये बोला गया था कि एक्ट ऑफ द फर्म मतलब वो एक्ट्स जो कि क्रिएट कर रहे हैं कोई राइट या लाइबिलिटी विद रिस्पेक्ट टू थर्ड पर्सन, वो होते हैं हमारे एक्ट ऑफ द फर्म। सेकंड चीज़ जो इसमें बोली गई वो ये बोली गई कि फर्म को एक्ट करना है थ्रू ह्यूमन एजेंट ओनली। नाउ कमिंग टू 2B। 2B इज़ अबाउट बिजनेस। बिजनेस मतलब जिसमें ट्रेड, ऑक्यूपेशन एंड प्रोफेशन आए, दैट इज़ बिजनेस। 2D इज़ थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी मीन्स कोई भी एक ऐसा पर्सन जो कि पार्टनर नहीं है इन द फर्म में, दैट इज़ थर्ड पार्टी। देन 2E। 2E बोलता है कि अगर कोई एक्सप्रेशन है जो यहाँ पर यूज़ हुआ है बट वो डिफाइंड नहीं है इधर, और वो डिफाइंड है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, तो उसका ऐसा ही मीनिंग लिया जाएगा जैसा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में लिखा हुआ है, राइट। अब ये जो हमारा एक्ट है पार्टनरशिप एक्ट, क्या ये एग्जॉस्टिव एक्ट है? तो इसका आंसर है नहीं, ये एग्जॉस्टिव एक्ट नहीं है। और हमारा जो सेक्शन 3 है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट का वो ये बोलता है कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आज भी एप्लीकेबल है पार्टनरशिप फर्म्स पे। और किस एक्सटेंट तक वो एप्लीकेबल है? वो इस एक्सटेंट तक एप्लीकेबल है कि वो कंसिस्टेंट होना चाहिए पार्टनरशिप एक्ट के प्रोविजंस के साथ। अगर वो इनकंसिस्टेंट है तो वो एप्लीकेबल नहीं है। नाउ कमिंग टू चैप्टर 2 जो बात करता है नेचर ऑफ पार्टनरशिप के बारे में। सेक्शन 4 हमारा डिफ़ाइन करता है कि पार्टनरशिप क्या है, पार्टनर क्या है, फर्म क्या है, फर्म नेम क्या है। तो हम सबसे पहले पार्टनरशिप पढ़ते हैं कि पार्टनरशिप क्या है। पार्टनरशिप मतलब ऐसा रिलेशन बिटवीन पर्सन्स जो एक साथ आए हैं और वो एग्री कर रहे हैं कि वो प्रॉफिट्स को शेयर करेंगे किसी भी बिजनेस के, जो वो कैरी आउट करेंगे, या तो सारे लोग या फिर एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। So this is like a relation between persons who agree to share the profit of a business carried on by all or any of them acting for all. For example, AB ने कॉटन खरीदी और फिर उसके बाद वो एग्री करते हैं कि वो सेल करेंगे फॉर देयर जॉइंट अकाउंट। तो फॉर दिस अगर हम इसे देखें तो दैट इज़ पार्टनरशिप। बट अगर उन्होंने AB ने कॉटन खरीदी और वो कॉटन एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे हैं तो दैट इज़ नॉट पार्टनरशिप। सो हमारे एसेंशियल्स क्या हुए पार्टनरशिप के? सबसे पहला एग्रीमेंट। तो सेक्शन 5 हमारा बोलता है कि जो रिलेशन है पार्टनरशिप का वो एक कॉन्ट्रैक्ट से अराइज होता है, एक स्टेटस से नहीं। तो एंड इन पर्टिकुलर जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के मेंबर्स हैं, जो फैमिली बिजनेसेस चला रहे हैं, या फिर बर्मिस बुद्धिस्ट हस्बैंड एंड वाइफ हैं जो बिजनेसेस चला रहे हैं, वो पार्टनर्स नहीं होंगे। तो हमारा जो पहला एसेंशियल है वो है एग्रीमेंट। आपका एग्रीमेंट होना चाहिए, आप स्टेटस की वजह से किसी चीज़ में नहीं आने चाहिए, जैसे कि जॉइंट हिंदू फैमिली। सेकंड है टू कैरी ऑन बिजनेस। बिजनेस क्या है? 2B में लिखा है कि कोई भी ट्रेड, ऑक्यूपेशन या प्रोफेशन।
थर्ड है शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स। ये हमारा प्रीमा फेसाई टेस्ट है कि आप एक साथ आएँ, आप कुछ बेच रहे हैं, आप कुछ काम कर रहे हैं और आप एक दूसरे के साथ प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं। तो दैट इज़ द प्रीमा फेसाई टेस्ट कि आप पार्टनरशिप में हैं या नहीं है। फोर्थ है म्यूचुअल एजेंसी। म्यूचुअल एजेंसी दैट इज़ कि आप बिजनेस कैरी कर रहे हैं बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। ठीक है, ये हमारा रियल टेस्ट है ऑफ पार्टनरशिप। इसके बारे में हम पढ़ेंगे सेक्शन 6 में। सेक्शन 6 क्या बोलता है? मोड ऑफ डिटरमाइनिंग एग्जिस्टेंस ऑफ पार्टनरशिप। ये डिटरमाइन करने के लिए कि वेदर जो पर्सनस का ग्रुप है वो फर्म है या नहीं है, या फिर जो पर्सन का ग्रुप है या फिर जो पर्सन है वो पार्टनर है या नहीं है। तो हम किस चीज़ को देखेंगे? हम ये देखेंगे कि रियल रिलेशन क्या है पार्टीज़ के बीच में। सारे रेलेवेंट फैक्ट हम अपने सामने रख के ये चेक करेंगे कि उन दोनों का, उन लोगों का जो साथ में आए हैं उनका रियल रिलेशन क्या है। एक्सप्लेनेशन 1 ये कहता है कि अगर आप शेयर कर रहे हैं प्रॉफिट्स या ग्रॉस रिटर्न शेयर कर रहे हैं क्योंकि आपके पास कोई जॉइंट या कॉमन इंटरेस्ट में प्रॉपर्टी है, तो इस सिर्फ इसी चीज़ की वजह से आप पार्टनर्स नहीं बन जाते। सेकंड एक्सप्लेनेशन है कि अगर आप किसी पर्सन के साथ प्रॉफिट्स शेयर कर रहे हैं, प्रॉफिट्स की रिसिप्ट शेयर कर रहे हैं या कोई पेमेंट कंटिंजेंट कोई कंटिंजेंट पेमेंट कर रहे हैं प्रॉफिट्स अर्न करने के बाद, या फिर आपका जो पेमेंट है वो चेंज होता रहता है बिज़नेस के अकॉर्डिंग जो आप शेयर करते हैं दूसरे पर्सन के साथ, तो इससे भी कोई पार्टनर नहीं बन जाता। और इन पर्टिकुलर 4 चीज़ें बता रखी हैं इन्होंने कि वो पार्टनर्स नहीं होते। लेंडर ऑफ मनी ऑफ 2 persons engaged, second by servant or agent as remuneration, third by widow or child of a deceased partner as annuity, fourth by previous owner और part owner of the business। ठीक है, एज अ कंसिडरेशन आप सेल ऑफ गुडविल या शेयर दे रहे हैं, तो इन 4 चीज़ों में आप पार्टनर्स नहीं होते हैं। सो ये हमारा फोर्थ एसेंशियल हो गया। कॉक्स वर्सेस हिकमैन के केस में भी यही बोला गया था कि देयर आर 2 टेस्ट जिनसे आप जान सकते हैं कि पार्टनरशिप है या नहीं। तो पहला टेस्ट हमारा है शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स, दूसरा टेस्ट हमारा म्यूचुअल एजेंसी का टेस्ट है। नाउ पार्टनर्स कौन है? पार्टनर्स वो हैं जो लोग एक साथ आके पार्टनरशिप में आए हैं एक दूसरे की, दैट दोज आर पार्टनर्स। फर्म क्या है? पार्टनर्स कलेक्टिवली हम बोलेंगे फर्म है। मुंशी राम वर्सेस म्यूनसिपल कमेटी 1979 के केस में ये कहा गया कि फर्म कोई लीगल पर्सन नहीं है, ना ही वो कोई सेपरेट लीगल एंटिटी है जो पार्टनर्स से अलग है। इट इज़ जस्ट अ नेम, इट इज़ जस्ट अ डिस्क्रिप्शन उन इंडिविजुअल्स का जो साथ मिलकर आए और जिन्होंने एक फर्म बनाई है ताकि वो अपने प्रॉफिट शेयर कर सकें। राइट नाउ फर्म नेम क्या है? कि नेम जिसके अंडर आप अपना बिजनेस चला रहे हैं, दैट इज़ फर्म नेम। दैट कुड बी एनीथिंग लाइक ABC या व्हाट्सोएवर एज पर द विश। नाउ टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप। 2 टाइप की पार्टनरशिप हमारे एक्ट में मेंशन्ड है। सेक्शन 7 टॉक्स अबाउट पार्टनरशिप एट विल, सेक्शन 8 टॉक्स अबाउट पर्टिकुलर पार्टनरशिप। तो सेक्शन 7 सेज कि कोई भी ऐसी पार्टनरशिप जिसकी कॉन्ट्रैक्ट में ये प्रोविज़न नहीं है कि ये पार्टनरशिप कब ख़त्म होगी, ड्यूरेशन नहीं लिखा हुआ है या फिर डिटरमाइन नहीं किया गया है पार्टनरशिप को, तो वो पार्टनरशिप एट विल है। ये पार्टनरशिप में पार्टनर्स रिटायर कैसे होते हैं? बाई नोटिस, जो सेक्शन 32 में दे रखा है। और इस पार्टनरशिप को डिसॉल्व करने के लिए भी हमें नोटिस देना होता है टू को पार्टनर्स, जो कि सेक्शन 43 में दे रखा होता है। सेक्शन 8 क्या है? पर्टिकुलर पार्टनरशिप। ये बात करती है कि आप किसी पार्टनरशिप में एक पर्टिकुलर एडवेंचर या अंडरटेकिंग के लिए भी आ सकते हैं। राइट इसके अंदर केस है गहरूलाल पारेख वर्सेस महादेव दास मैया एंड अदर्स 1959। तो इस केस में यही बोला गया था कि 2 लोग पार्टनर्स बने कि वो कोई कॉन्ट्रैक्ट चलाएंगे फॉर अ पर्टिकुलर सीजन, तो वो वैलिड पार्टनरशिप मानी गई। तो इस चीज़ से हम ये डिराइव कर सकते हैं कि जो पार्टनरशिप है वो टेम्प्रेरी नेचर की हो सकती है। ज़रूरी नहीं है कि उसे एक परमानेंट नेचर के साथ ही बनाया जाए, परमानेंट ऑब्जेक्टिव के साथ ही क्रिएट किया जाए। नाउ कमिंग टू डिफरेंस क्या है पार्टनरशिप में और जॉइंट हिंदू फैमिली में। सेक्शन 5 में हमने देखा कि जो हमारी पार्टनरशिप है वो हमारी कॉन्ट्रैक्ट से फॉर्म होती है, स्टेटस से नहीं। राइट बट जॉइंट हिंदू फैमिली में क्या होता है कि चीज़ें स्टेटस से आती हैं,
आप बर्थ लेंगे किसी फैमिली में तो ही आप जॉइंट हिंदू फैमिली का पार्ट हैं। पार्टनरशिप एक्ट इंडियन पार्टनरशिप एक्ट से गवर्नड है और जॉइंट हिंदू फैमिली हमारी हिंदू लॉ के प्रिंसिपल से गवर्न होती है। पार्टनरशिप में जो मैक्सिमम लिमिट है पार्टनर्स की बैंकिंग बिजनेस के लिए वो 10 है और बाकी सर्विसेज के लिए 20 है। और जॉइंट हिंदू फैमिली में ऐसी कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं होती। देन कमिंग टू पार्टनरशिप, इसके अंदर पार्टनर्स के पास इम्प्लाइड अथॉरिटी होती है कि वो दूसरे पार्टनर्स को बाइंड कर सकते हैं। दैट इज़ कॉन्सेप्ट ऑफ म्यूचुअल एजेंसी। पर जॉइंट हिंदू फैमिली में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। वहाँ पे कर्ता के ऊपर ही सारे पावर्स वेस्ट करते हैं और वो ही रिप्रेजेंटेटिव होता है आपके डेट और लाइबिलिटीज़ के लिए। देन पार्टनरशिप में एडमिशन कॉन्ट्रैक्ट से होता है और दूसरे पार्टनर्स की कंसेंट से होता है। बट जॉइंट हिंदू फैमिली में इट इज़ बाय बर्थ। देन जो लाइबिलिटी है पार्टनर्स की वो जॉइंट, सेवरल और अनलिमिटेड होती है। बट यहाँ पर जॉइंट हिंदू फैमिली में कर्ता की ऊपर ही अनलिमिटेड एक्सटेंट तक लाइबिलिटी होती है। देन हर पार्टनर का सेपरेट शेयर होता है प्रॉफिट्स में और ऐसा जॉइंट हिंदू फैमिली में नहीं है। फिर सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट पार्टनरशिप डिसॉल्व हो सकता है ऑन द डेथ ऑफ अ पार्टनर, बट ऐसा जॉइंट हिंदू फैमिली में नहीं होता कि को पार्टनर की डेथ हो गई तो जॉइंट हिंदू फैमिली डिसॉल्व हो जाती है। नाउ कमिंग टू चैप्टर 3 जो कि बात करता है रिलेशंस ऑफ पार्टनर्स टू वन अनदर। तो 2 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं। पहला है कि फ्रीडम टू सेटल देयर म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज़ बाय एग्रीमेंट। सेक्शन 11 बोलता है कि आप कॉन्ट्रैक्ट से अपनी राइट्स, अपनी ड्यूटीज़ खुद, आपके पास फ्रीडम है कि आप उनको एज अपने अकॉर्डिंग सेटअप कर लें, पर दैट इज़ सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। मतलब आप कॉन्ट्रावीन नहीं करेंगे पार्टनरशिप एक्ट के प्रोविजंस को। तो कॉन्ट्रैक्ट आपका एक्सप्रेस इम्प्लाइड भी हो सकता है। आप कॉन्ट्रैक्ट को वेरी कर सकते हैं बाय कंसेंट ऑफ ऑल पार्टीज़, और वो जो कंसेंट है वो एक्सप्रेस और इम्प्लाइड भी हो सकती है। फिर उसके बाद कोई भी जो पार्टनर है वो कैरी आउट नहीं करेगा कोई भी बिजनेस अदर देन दैट ऑफ द फर्म जब वो पार्टनर रहता है। राइट नाउ सेकंड जो प्रिंसिपल है वो है एब्सोल्यूट गुड फेथ एंड फेयर डीलिंग का, जो कि सेक्शन 9 में दे रखा है। नाउ कमिंग टू ड्यूटीज़ ऑफ पार्टनर्स। ड्यूटीज़ ऑफ पार्टनर्स क्या है? सबसे पहले हम देखते हैं हेल्मर वर्सेस स्मिथ का केस, जिसमें ऑनरेबल जस्टिस बेकॉन ने ये कहा कि पार्टनर्स बाउंड हैं, ये उनकी ड्यूटी है कि वो जस्ट रहें, फेथफुल रहें एक दूसरे पे, और ये ड्यूटी वो एक्सक्लूड नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि म्यूचुअल जो कॉन्फिडेंस है वही तो एक तरीके से सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है फॉर अ पार्टनरशिप, राइट? सो म्यूचुअल कॉन्फिडेंस इज़ द ब्लड ऑफ कंसर्न। नाउ सेक्शन 9 हमारी बात करता है जनरल ड्यूटीज़ ऑफ पार्टनर्स। तो हमारी क्या जनरल ड्यूटीज़ हैं पार्टनर्स की? फर्स्ट है कि एक्ट करना टू ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज, दैन बीइंग जस्ट एंड फेथफुल, फिर रेंडर करना ट्रू अकाउंट्स, देन फोर्थ इज रेंडर करना फुल इंफॉर्मेशन। नाउ सेकंड इज सेक्शन 10 जो कि है कि अगर कोई भी लॉस होता है फ्रॉड की वजह से तो आपकी ड्यूटी कि आप उसे इंडेमनीफाई करें। 12B इज़ अबाउट ड्यू डिलिजेंस की ड्यूटी, चीज़ें आपको सही से करनी है, डिलिजेंट बिहेवियर के साथ आपको करनी है। 13F टॉक्स अबाउट कि अगर कोई लॉस होता है आपकी विलफुल नेग्लेक्ट की वजह से तो उसको आपको इंडेमनीफाई करना है। सेक्शन 15 टॉक्स अबाउट जो प्रॉपर्टी है उसका प्रॉपर यूज़ करना है एक्सक्लूसिवली फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस एंड नॉट फॉर एनी अदर पर्पस। सेक्शन 16A बोलता है कि अगर आपने प्राइवेट पर्पस के लिए कोई प्रॉपर्टी फर्म की यूज़ कर ली तो क्या होगा कि आपको उसके एडवांटेजेस जो आपने लिए हैं उनका अकाउंट देना पड़ेगा और इंडेमनीफाई करना पड़ेगा उन चीज़ों को। सेक्शन 16B इज़ अबाउट कि आपकी ड्यूटी है कि आप कम्पीट ना करें एक दूसरे से, और अगर आप करते हैं मतलब आपका सेम बिजनेस नहीं होना चाहिए, कोई दूसरी सेम फर्म नहीं होनी चाहिए जिसमें आप कंपटीशन करें, मतलब सेम दो जगह आप सेम वो नहीं कर सकते, और अगर आप करते हैं तो आपको कंपनसेशन देना पड़ेगा जो भी डैमेज या डेप्रिसिएशन होता है प्रॉपर्टी का इस यूज़ की वजह से। नाउ कमिंग टू राइट्स ऑफ पार्टनर्स। 12A बात करता है कि बिजनेस में पार्टिसिपेट करने का राइट है। 12C टॉक्स अबाउट द मेजॉरिटी राइट, कि कोई भी डिसीजन लिया जाएगा वो मेजॉरिटी से पास होना चाहिए।
12D टॉक्स अबाउट कि बुक्स को एक्सेस करने का, इंस्पेक्ट करने का आपके पास राइट है। 13A टॉक्स अबाउट आपके पास रिनमरेशन का राइट है, बट दिस इज द राइट ओनली व्हेन इट इज़ एग्रीड बाय द पार्टीज, इट इज़ रिटन स्पेसिफिकली इन द कॉन्ट्रैक्ट। 13B इज दैट द राइट टू शेयर प्रॉफिट्स। 13C इज राइट टू इंटरेस्ट, कोई भी सब्सक्राइब कैपिटल है उसके इंटरेस्ट पे आपका राइट है और वो प्रॉफिट से पे किया जाएगा। 13D इज़ अबाउट कि अगर आपने पेमेंट कराई, एडवांस दिया है बियॉन्ड द अमाउंट ऑफ कैपिटल, तो उसके ऊपर 6% पर एनम का इंटरेस्ट का राइट है आपके पास। 13E इज़ अबाउट राइट टू इंडेमिनिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ पेमेंट्स मेड ऑफ लाइबिलिटीज़ इनकर्ड बाय अ पार्टनर। मतलब कोई भी ऑर्डिनरी या प्रॉपर कंडक्ट ऑफ बिजनेस के दौरान या फिर इमरजेंसी सिचुएशंस के दौरान जो आप पेमेंट्स करते हैं उनका इंडेमनीफाई करने का आपके पास राइट है। नाउ कमिंग टू राइट्स एंड ड्यूटीज़ आफ्टर चेंज इन फर्म। तो अगर आपके फर्म का कॉन्स्टिट्यूशन बदलता है या फर्म एक्सपायर हो जाती है, डेट एक्सपायर हो जाती है फर्म की, पर उसके बाद भी आप फर्म चला रहे हैं, या फिर कोई एडिशनल अंडरटेकिंग्स आप कैरी ऑन करने लग जाते हैं, तो आपके जो म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज़ हैं वो सेम रहते हैं अकॉर्डिंग टू सेक्शन 17 अनलेस एंड अनटिल आप उनको चेंज नहीं करते। नाउ कमिंग टू व्हाट इज़ पार्टनरशिप प्रॉपर्टी। पार्टनरशिप प्रॉपर्टी हमारा बताया गया है कि सेक्शन 14 में मेंशन्ड है। इसमें पहला, जो प्रॉपर्टीज़ ओरिजिनली थी फर्म के पास, जो स्टॉक में लाई गई थी, राइट्स लाए गए थे, इंटरेस्ट लाए गए थे, वो। सेकंड, बाद में सब्सिक्वेंटली बाय परचेज या किसी और मीन से आपने एक्वायर कर ली हैं, तो दैट इज़ ऑल्सो द प्रॉपर्टी ऑफ फर्म। थर्ड, गुडविल ऑफ द बिजनेस, राइट। सो गुडविल क्या है? गुडविल एक तरीके का एसेट है, द रेपुटेशन, दैट इज़ द गुडविल। लॉर्ड मैकनॉटन ने कहा है कि गुडविल इज़ अ थिंग दैट इज़ ईजी टू डिस्क्राइब बट इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू एग्जैक्टली डिफाइन व्हाट इट इज़। ट्रेगो वर्सेस हंट के केस में भी ये बोला गया है कि गुडविल जो होती है वो इज़ द वेरी सैप एंड लाइफ ऑफ बिजनेस विदाउट विच बिजनेस विल यील्ड लिटिल और नो फ्रूट। सो दिस वॉज इट फॉर दिस वीडियो एंड इसके आगे का एक्ट हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लेट्स स्टडी। और आज हम देखेंगे चैप्टर 4 से लेके लास्ट चैप्टर तक इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के। सो बिगिनिंग विद चैप्टर 4। चैप्टर 4 बात करता है कि जो पार्टनर्स के रिलेशंस हैं विद थर्ड पार्टीज़ वो कैसे हैं। तो सबसे पहले एक प्रिंसिपल है पार्टनरशिप का कि पार्टनरशिप में हर एक पर्सन प्रिंसिपल भी होता है दूसरे का और दूसरे का एजेंट भी होता है। तो एक पर्सन के पास दोनों कैरेक्टर्स होते हैं, दैट इज़ ऑफ अ एजेंट एंड अ प्रिंसिपल। और ये हमें सेक्शन 18 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट बताता है कि पार्टनर टू बी द एजेंट ऑफ द फर्म, राइट। तो लॉ ऑफ पार्टनरशिप क्या है? ये एक एक्सटेंशन है टू द लॉ ऑफ प्रिंसिपल एंड एजेंट। कॉक्स वर्सेस हिकमैन 1860 ये केस है जिसमें ये बोला गया कि अगर दो और दो से ज़्यादा लोग एग्री कर रहे हैं कि वो एक ट्रेड करेंगे, कोई बिजनेस करेंगे, और वो एग्री कर रहे हैं कि वो शेयर करेंगे प्रॉफिट्स को, तो उसमें हर एक प्रिंसिपल है और हर एक एजेंट है फॉर द अदर वन। देन सेकेंड केसेस पुरुषोत्तम उमेद भाई एंड कॉरपोरेशन वर्सेस मेजर्स मनीलाल एंड सन्स 1961 का केस। इसमें भी यही बात बोली गई कि एक पार्टनर जो होता है वो एजेंट होता है फर्म का और वो उसके पास ऊपर कोई प्रोहिबिशन नहीं है एक पावर ऑफ अटॉर्नी को एग्जीक्यूट करने की, ठीक है। वो मतलब एग्जीक्यूट कर सकता है पावर ऑफ अटॉर्नी को। नाउ कमिंग टू कि थर्ड पार्टी हमने पढ़ा है सेक्शन 2D में डिफाइंड है, मतलब वो लोग जो पार्टनर्स नहीं है फर्म में। सेकेंड चीज़, इनकी लाइबिलिटी क्या होंगी? तो हर पार्टनर लाइबल है जॉइंटली एंड सेवरली फॉर ऑल द एक्ट्स ऑफ द फर्म, जो कि कब होते हैं? जब वो पार्टनर होता है तो उन सारे एक्ट के लिए वो जॉइंटली एंड सेवरली लाइबल होता है। एक्ट ऑफ द फर्म हमने सेक्शन 2A में पढ़ा है। नाउ कमिंग टू क्या रिलेशंस हैं, तो उनके एक एक करके सेक्शंस पढ़ेंगे। सबसे पहले है हमारा सेक्शन 19। सेक्शन 19 हमारी बात करता है इम्प्लाइड अथॉरिटी के बारे में। इम्प्लाइड अथॉरिटी मतलब क्या कि कोई भी एक्ट जो यूजुअल कोर्स ऑफ बिजनेस में होता है और पार्टनर करता है वो एक्ट आपकी फर्म को भी बाइंड करेगा। दिस इज़ इम्प्लाइड अथॉरिटी।
तो जो सेक्शन 19 है वो सब्जेक्ट है टू सेक्शन 22। सेक्शन 22 क्या बात करता है कि अगर आपको फर्म को बाइंड करना है तो कोई भी इंस्ट्रूमेंट आप एग्जीक्यूट करेंगे बाय पार्टनर और अदर पर्सन ऑन द फर्म बिहाफ, वो सब फर्म नेम पे होना चाहिए या फिर ऐसे अदर मैनर में एक्सप्रेसली या इम्प्लाइडली ये बताए कि हाँ उसकी इंटेंशन है फर्म को बाइंड करने की। तो टेस्ट क्या देखेंगे हम? टेस्ट इस चीज़ का ये है कि क्या चीज़ें थी जो यूजुअल कंडक्ट में पार्टनरशिप बिजनेस के ज़रूरी थी करनी। वो होगा हमारा टेस्ट फॉर द रिक्वायरमेंट ऑफ कि कोई एक्ट इम्प्लाइड अथॉरिटी के पर्सपेक्टिव से देखा जाएगा या नहीं देखा जाएगा। नाउ कमिंग टू द स्कोप ऑफ इम्प्लाइड अथॉरिटी, सेक्शन 19 सबसेक्शन 2 इसके बारे में बात करता है और ये बोलता है कि इम्प्लाइड अथॉरिटी है आपके पास, पर इसका स्कोप क्या है? इसका स्कोप ये है कि आपको एम्पावर नहीं करती है कुछ चीज़ें करने के लिए। वो चीज़ें क्या है? सबसे पहला कि आप जाके डिस्प्यूट सबमिट नहीं कर सकते जो कि आपकी फर्म के बिजनेस से रिलेटेड है आर्बिट्रेशन में। सेकंड, आप बैंक अकाउंट नहीं खोल सकते ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म इन हिज ओन नेम, मतलब पार्टनर अपने नाम पे नहीं खोल सकता। थर्ड, कोई क्लेम है आपका, कोई पोर्शन है क्लेम का बाय द फर्म, तो वो आप जाके कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, रिलिंक्विश नहीं कर सकते। देन आप कोई सूट जाके विड्रॉ नहीं कर सकते हो, कोई लाइबिलिटी जाके एडमिट नहीं कर सकते हो सूट प्रोसीडिंग में, कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्वायर नहीं कर सकते हो, ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हो जो कि फर्म से बिलोंग करते हो या फर्म के बिहाफ पे। फिर किसी भी पार्टनरशिप में आप नहीं जा सकते हो ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म। ये आपका स्कोप है एम्प्लॉयड अथॉरिटी का। नाउ कमिंग टू सेक्शन 20, सेक्शन 20 बात करता है कि 19 तो ये बता दिया कि इम्प्लाइड अथॉरिटी क्या है, उसका क्या स्कोप है। अब सेक्शन 20 ये बताता है कि कहाँ तक एक्सटेंड कर सकते हैं और कितना क्या रिस्ट्रिक्शन लग सकती है पार्टनर की इम्प्लाइड अथॉरिटी पे। तो ये हमारा डिसाइड होता है बाय कॉन्ट्रैक्ट। पर अगर कभी ये क्वेश्चन अराइज हो जाए कि जो एक्ट है पार्टनर का वो पार्टनर इम्प्लाइड अथॉरिटी के स्कोप में आता है या नहीं आता है, तो फर्म बाउंड होगी अनलेस दो चीज़ें आपको दिखानी पड़ेंगी कब फर्म बाउंड नहीं होगी उस चीज़ से। पहला कि आप जिसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे उसके पास नॉलेज थी कि इम्प्लाइड अथॉरिटी की क्या रिस्ट्रिक्शंस हैं। सेकंड, उसको ये पता ही नहीं था कि आप पार्टनर हो। ये दो चीज़ें अगर आप दिखा देते हो तो आप फर्म बाउंड नहीं है, वरना फिर फर्म बाउंड होगी। नाउ कमिंग टू सेक्शन 21, सेक्शन 21 बात करता है अथॉरिटी इन एमरजेंसी। तो एक इंसान नॉर्मली जो कोई पर्सन है अगर इमरजेंसी आ गई तो वो क्या चीज़ करेगा? वही चीज़ देखी जाएगी जब हम ये देखेंगे कि फर्म बाउंड है या नहीं है पार्टनर की बात से। पार्टनर के पास अथॉरिटी है कि वो सारी चीज़ें करे फॉर्म को बचाने के लिए जो कि नॉर्मली कोई ऑर्डिनरी प्रूडेंस वाला पर्सन अपने केस में करेगा, और जो भी वो ऐसी चीज़ें करता है उसके लिए उस एक्ट के लिए फॉर्म बाइंड होती है। नाउ कमिंग टू सेक्शन 23, सेक्शन 23 बात करता है इफ़ेक्ट ऑफ एडमिशंस बाय पार्टनर। अगर कोई पार्टनर है उसने एडमिशन कर दिया, कोई चीज़ एडमिशन कर दिया या कोई रिप्रेजेंटेशन कर दी रिगार्डिंग द अफेयर्स ऑफ द फर्म, तो उसे एविडेंस माना जाएगा अगेंस्ट द फर्म अगर वो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस के टाइम पे हुआ है। नाउ कमिंग टू इफेक्ट ऑफ नोटिस टू एक्टिंग पार्टनर, सेक्शन 24। तो एक्टिंग पार्टनर कौन है? सबसे पहले हम ये देखते हैं। एक्टिंग पार्टनर मतलब वो पार्टनर जो हैबिचुअली एक्ट करता है इन द बिजनेस ऑफ द फर्म फॉर फर्म मैटर्स। सो सेक्शन 24 ये बोलता है कि अगर आप एक्टिंग पार्टनर को नोटिस देते हैं तो दैट इज़ नोटिस टू द फर्म एज वेल। और इसका एक्सेप्शन क्या है? बट इन द केस ऑफ फ्रॉड जो कमिट हो रहा है ऑन द फर्म बाय और विद द कंसेंट ऑफ एक्टिंग पार्टनर, तो इन केसेस में नोटिस नहीं माना जाएगा। नाउ कमिंग टू लाइबिलिटीज़ क्या होंगी फर्म की। अगर सेक्शन 26 के अंदर है कि अगर पार्टनर रॉन्गफुल एक्ट करता है तो लाइबिलिटी क्या होगी फर्म की। अगर रॉन्गफुल एक्ट या ओमिशन होता है पार्टनर की तरफ से ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में और विद द अथॉरिटी ऑफ पार्टनर्स कोई लॉस या इंजरी हो जाती है थर्ड पार्टी को या कुछ पेनल्टी आ जाती है, तो फर्म उसके लिए लाइबल रहती है टू द सेम एक्सटेंट एज द पार्टनर। नाउ कमिंग टू सेक्शन 27, अगर पार्टनर अपनी अथॉरिटी एक्सरसाइज करते टाइम रिसीव करता है मनी या प्रॉपर्टी किसी थर्ड पार्टी से और फिर उसे मिस अप्लाई कर देता है, तो फर्म भी उस चीज़ के लिए लायबल होती है क्योंकि वो काम उसने अपने ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में किया है।
नाउ कमिंग टू सेक्शन 28 विच इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, दैट इज़ होल्डिंग आउट। जो हमारा होल्डिंग आउट का प्रिंसिपल है ये बेस्ड है प्रिंसिपल ऑफ एस्टॉपल पे, जिसका क्या मतलब है, पहली चीज़ कि अगर कोई भी पर्सन बाई वर्ड्स, बोलकर या लिखकर या अपने कंडक्ट से, इन तीनों में से किसी भी चीज़ के अकॉर्डिंग अपने आप को रिप्रेजेंट कर दे या नोइंगली परमिट कर दे टू बी रिप्रेजेंटेड कि वो पार्टनर है फर्म में, तो वो लाइबल होगा एज पार्टनर ऑफ दैट फर्म, चाहे वो हो या ना हो। दैट इज़ अगर मैं हूँ और मैं जाकर किसी से बोलूँ कि मैं XYZ कंपनी में पार्टनर हूँ और मेरे वजह से, मेरे रिप्रेजेंटेशन की वजह से वो इस फेथ पर क्रेडिट दे दे फर्म को, तो देन आई वुड बी लाइबल फॉर ऑल द एक्ट्स जो भी होंगे एज अ पार्टनर। दैट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ होल्डिंग आउट। ओके, देन इसमें सेकंड केस ये है कि अगर डेथ हो जाए पार्टनर की और बिज़नेस चल रहा है पुराने नाम पर, पुराने ओल्ड फॉर्म नेम पर, और उसका हम कंटिन्यू यूज़ कर रहे हैं उस नाम का या फिर डिसीज्ड पार्टनर के नाम का एज अ पार्ट, तो उससे उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स या उसकी एस्टेट लाइबल नहीं हो जाती है आफ्टर जो भी एक्ट आप करोगे आफ्टर द डेथ ऑफ दैट पार्टनर। ओके, सो इस सेक्शन में दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हो गई। पहला कि आई एम रिप्रेजेंटेशन, मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ अपने आप को एज अ पार्टनर। सेकंड, नॉलेज, दूसरे जो पर्सन क्रेडिट दे रहा है फर्म को वो इस फेथ पे दे रहा है कि हाँ मैं उसकी पार्टनर हूँ, उस फर्म में मैं पार्टनर हूँ, तो दैट इज़ नॉलेज ऑफ रिप्रेजेंटेशन एंड ही इज़ एक्टिंग ऑन दैट रिप्रेजेंटेशन बाय गिविंग क्रेडिट टू द फर्म। तो फॉर दैट पर्पसेस आई वुड बी लाइबल in that firm to anyone who has on my faith given such representation, on my faith of any such representation of mine he has given credit to the firm, right? now एक केस है स्कार्फ वर्सेस जार्डाइन 1882 का केस। इस केस में पोजीशन डिस्कस हुई थी कि अगर कोई पार्टनर रिटायर हो जाए तो क्या होगा। सो अगर कोई पार्टनर रिटायर हो जाता है और आप उसका पब्लिक नोटिस नहीं देते हैं कि उसके रिटायरमेंट का, तो जो रिटायर्ड पार्टनर है वो लाइबल रहता है अंडर दिस डॉक्ट्रिन ऑफ होल्डिंग आउट उन कस्टमर्स के लिए जो क्रेडिट देते हैं फर्म को विदाउट नॉलेज ऑफ द रिटायरमेंट। ओके, सो दिस वाज द प्रिंसिपल ऑफ होल्डिंग आउट। नाउ कमिंग टू सेक्शन 30 विच इज़ एन वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन। इस सेक्शन में बताया गया कि माइनर पार्टनर हो सकता है फर्म का या नहीं हो सकता। तो पार्टनरशिप बेसिकली क्या है, हमने पढ़ा था पार्टनरशिप एक एग्रीमेंट है। तो बेसिकली एग्रीमेंट कौन कर सकता है, एग्रीमेंट माइनर कर नहीं सकता, माइनर इनकॉम्पिटेंट होता है एग्रीमेंट करने के लिए। सो जो सेक्शन 30 है वो यही बोलता है कि इन जनरल वे माइनर इज़ नॉट कॉम्पिटेंट टू एंटर इनटू अ पार्टनरशिप, ही कैन नॉट बी अ पार्टनर, बट he can be, but with the consent of all partners he may be admitted to the benefits of partner। तो अगर उसको हम एडमिट करेंगे टू द बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप तो उसके पास क्या क्या राइट होंगे। पहला राइट होगा राइट टू शेयर ऑफ द प्रॉपर्टी एंड ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म, उसको ये दोनों राइट मिलेंगे। उसको ये भी राइट मिलेगा कि वो एक्सेस कर सकता है, इंस्पेक्ट कर सकता है और कॉपी कर सकता है अकाउंट्स को फर्म के, ठीक है। और उसके पास ये भी राइट होगा कि वो किसी भी पार्टनर को सू कर सकता है या फिर सारे पार्टनर्स को सू कर सकता है अपने शेयर ऑफ बेनिफिट और प्रॉफिट के लिए। पर वो ये जो वो सू करेगा ये वो कब कर सकता है, ओनली आफ्टर सेवरिंग हिज कनेक्शन विद द फर्म, जब फर्म के साथ उसके कनेक्शंस ख़त्म हो जाएंगे उसके बाद वो सू कर सकता है। देन ये पार्टनर बन सकता है ऑन अटेनिंग द एज ऑफ मेजॉरिटी, दैट इज़ 18 ईयर्स ऑफ एज पे ये पार्टनर बन सकता है। माइनर का शेयर लाइबल होता है और माइनर की कोई पर्सनल लाइबिलिटी नहीं होती है, ठीक है। और अगर वो इंसॉल्वेंट डिक्लेयर किया जाता है तो उसका जो शेयर है वो ऑफिशियल लिक्विडेटर के पोजेशन में चला जाता है। अब दो चीज़ें हो गई, कोई पर्सन को हमने माइनर को हमने एडमिट किया था पार्टनरशिप के बेनिफिट्स के लिए, नाउ ही हैज़ अटेन्ड मेजॉरिटी, दैट इज़ नाउ ही इज़ ऑफ 18 ईयर्स ऑफ एज। तो फिर क्या प्रोसेस है, फिर ये प्रोसेस है कि
एट एनी टाइम विद इन 6 मंथ्स, मतलब उसको मेजॉरिटी उसने हिट कर दी एंड देन 6 मंथ्स के बीच में के टाइम लिमिट में, या जब उसको ये नॉलेज हुई कि उसको बेनिफिट पार्टनरशिप के बेनिफिट के लिए एडमिट किया गया था, इन दोनों में से जो भी डेट लेटर वाली हो उसमें वो पब्लिक नोटिस दे सकता है दैट ही हैज़ इलेक्टेड टू बी अ पार्टनर और नॉट, मतलब उसके पास चूज़ करने का राइट आ गया कि वो पार्टनर रहना चाहता है या नहीं रहना चाहता है। अगर वो नोटिस नहीं देता है तो ऑटोमेटिकली मान लिया जाएगा कि वो पार्टनर बन चुका है ऑन द एक्सपायरी ऑफ 6 मंथ्स। सो 2 चीज़ें हो गई। नाउ ही हैज़ द राइट टू चूज़ कि वेदर ही वॉन्ट्स टू बी अ पार्टनर और नॉट। नाउ देर आर 2 सर्कमस्टांसेस। फर्स्ट, ही चूजेज़ दैट ही विल बिकम अ पार्टनर, तो उसमें क्या होगा कि फिर वो पर्सनली लाइबल हो जाएगा फॉर ऑल द एप्स ऑफ द फर्म। और कब से लाइबिलिटी मानी जाएगी? जब से वो बेनिफिट के लिए एडमिट हुआ था पार्टनरशिप की। और जो शेयर एंड प्रॉफिट्स होंगे वो सेम रहेंगे उसके जैसे पहले थे, अनलेस इट इज़ ऑल्टर्ड बाय एग्रीमेंट। देन सेकेंड सिचुएशन हमारी हो सकती है, सर्कमस्टांस हमारा हो सकता है कि उसने पार्टनरशिप नहीं ली, उसने पार्टनरशिप के लिए ऑप्ट आउट कर दिया पार्टनरशिप से, तो उसके वही राइट्स एंड लाइबिलिटीज़ कंटिन्यू रहेंगे जैसे उसके एज अ माइनर थे अप टू द डेट ऑफ पब्लिक नोटिस, राइट। और उसका शेयर लाइबल नहीं होगा फॉर एक्ट ऑफ द फर्म जब उसने नोटिस दे दिया उसके बाद से। वो पार्टनर्स को अपने शेयर ऑफ प्रॉफिट्स एंड प्रॉपर्टी के लिए सू कर सकता है। नाउ कमिंग टू केसेस, इसमें 2 केसेस हम पढ़ लेते हैं। पहला है लक्ष्मी नारायण वर्सेस बेनी राम। इस केस में यही बोला गया कि जो रिलेशन है पार्टनरशिप का वो कॉन्ट्रैक्ट से अराइज होता है, एंड कॉन्ट्रैक्ट में माइनर इनकॉम्पिटेंट होता है तो फिर वो पार्टनरशिप के लिए भी इनकॉम्पिटेंट है। देन सेकंड है कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस शाह मोहन दास। इस केस में ये बोला गया कि माइनर में एंटर फॉर बेनिफिट्स, एनी एग्रीमेंट टू मेक माइनर फुल पार्टनर वुड बी इनवैलिड। दैट इज़ कि माइनर को आप पार्टनरशिप के बेनिफिट्स के लिए तो एडमिट करवा सकते हो, पर आपने कोई एग्रीमेंट में ये क्लॉज लिख दिया है कि माइनर फुल पार्टनर रहेगा, तो वो क्लॉज इनवैलिड माना जाएगा। Now coming to chapter 5 which talks about incoming and outgoing partners. So section 31 बताता है इनकमिंग पार्टनर्स के बारे में। दैट इज़ कि बाय कंसेंट ऑफ ऑल एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, सारे एग्जिस्टिंग पार्टनर्स की कंसेंट से हम पार्टनर्स को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, किसी भी पर्सन को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं एज अ पार्टनर इन द फर्म। सेकेंड, जो भी इंट्रोड्यूस होके पार्टनर आएगा दैट इज़ द इनकमिंग पार्टनर, वो लाइबल नहीं होगा फॉर एनी एक्ट जो भी हुआ है फर्म में बिफोर ही बिकेम पार्टनर, राइट। फिर इसमें एक केस है BM देवैया वर्सेस कैनरा बैंक का केस, जिसमें 2 बेसिक रिक्वायरमेंट्स बताई गई थी इनकमिंग पार्टनर्स की। द फर्स्ट वन बी एक्सेप्टेंस ऑफ लाइबिलिटी ऑफ न्यू पार्टनर, सेकेंड अप्रूवल बाय क्रेडिटर्स। ये 2 मेन हमारे रिक्वायरमेंट्स हैं इनकमिंग पार्टनर्स के लिए। अब हम आ जाते हैं आउटगोइंग पार्टनर्स पे। आउटगोइंग पार्टनर्स कौन होते हैं? पार्टनर्स जो सीज कर देते हैं टू बी अ पार्टनर इन अ फर्म एंड अ बिजनेस इज़ कंटिन्यूड विद रिमेनिंग पार्टनर। मीन्स 5 पार्टनर्स थे, उसमें से एक पार्टनर चला गया और उसकी मोड कुछ भी हो सकता है, जैसे रिटायरमेंट, एक्सपल्शन, इंसॉल्वेंसी, डेथ ऑफ अ पार्टनर। वो पार्टनर सीज कर देता है टू बी अ पार्टनर और आपका बिजनेस बाकी 4 के साथ चल रहा है, तो द वन हु इज़ सीजिंग टू बी अ पार्टनर वुड बी नोन एज आउटगोइंग पार्टनर। इसके मोड्स पढ़ लेते हैं जिसमें पर्सन सीज हो जाता है टू बी अ पार्टनर। पहला है रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। सेक्शन 32 बोलता है कि आप एक नोटिस देके सारे पार्टनर्स को और उनकी कंसेंट से आप रिटायर हो सकते हैं एज अ पार्टनर, और आप फिर उसके बाद डिस्चार्ज हो जाते हैं अपनी लाइबिलिटीज़ से। और आप कब तक लाइबल रहेंगे? जब तक आप पब्लिक नोटिस नहीं दे देते, राइट। नाउ कमिंग टू एक्सपल्शन। सेक्शन 33 बात करता है एक्सपल्शन की। एक्सपल्शन कैसे होगा? किसी को निकाला कैसे जा सकता है? वो निकाला जा सकता है बाय मेजॉरिटी इन एक्सरसाइज ऑफ गुड फेथ, ओके, कन्फर्ड बाय अ कॉन्ट्रैक्ट। जो भी मेजॉरिटी होगी उसके अकॉर्डिंग किसी पार्टनर को एक्सपेल किया जा सकता है।
देन कमिंग टू इसमें एक केस है शिवराज रेड्डी एंड ब्रदर्स वर्सेस एस रघुराज रेड्डी। उसमें यही बोला गया था कि अगर कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो कोई एक्सपल्शन नहीं, कॉन्ट्रैक्ट में अगर नहीं लिखा है कोई क्लॉज इसके रिगार्डिंग तो एक्सपल्शन नहीं हो सकता। नाउ कमिंग टू सेक्शन 34 विच टॉक्स अबाउट इंसॉल्वेंसी। सो सेक्शन 34 ये बोलता है कि अगर कोई पार्टनर इन अ फर्म वो एडजुडिकेट हो जाता है एज एन इंसॉल्वेंट तो वो पार्टनरशिप से सीज़ हो जाएगा, दैट ही वुड नॉट बी अ पार्टनर एनी मोर। और किस डेट से वो पार्टनर नहीं माना जाएगा? ऑन विच द ऑर्डर ऑफ एडजुडिकेशन इज़ मेड। जिस भी दिन ऑर्डर आ जाएगा कोर्ट का कि वो इंसॉल्वेंट है, उस दिन से वो पार्टनर नहीं माना जाएगा फर्म का। ओके और अगर वेयर अंडर a contract between the partners, firm is not dissolved by adjudication of a partner as an insolvent, तो उसका जो estate है वो liable नहीं होगा for any act of the firm, और firm liable नहीं होगी for any act of the insolvent person। किस दिन से liable नहीं होगी? जब से adjudication का जो order है वो आ गया है उस दिन के बाद से। Now coming to section 35, डेथ ऑफ अ पार्टनर। तो अगर डेथ हो जाती है और सिर्फ 2 ही लोग हैं, पार्टनर्स हैं, और डेथ हो गई है तो पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाती है। और क्या लाइबिलिटी रहेगी डिसीज्ड पार्टनर की? उसका एस्टेट लाइबल नहीं होता है फॉर एनी ऑफ द एक्ट जो भी उसकी डेथ के बाद होते हैं। नाउ कमिंग टू राइट्स ऑफ आउटगोइंग पार्टनर। तो और राइट्स बताए गए। सबसे पहला हमारा सेक्शन 36 में राइट दिया गया है कि टू कैरी ऑन कम्पीटिंग बिजनेस। अगर कोई भी पार्टनर है और वो आउटगोइंग पार्टनर है तो उसके पास ये राइट है कि वो अपना कोई भी बिज़नेस जो कि कम्पीट करता हुआ वो बना सकता है, बट इसमें और वो एडवर्टाइज़ भी कर सकता है उस बिज़नेस को, बट एक सब्जेक्ट टू द कॉन्ट्रैक्ट। कोई भी अगर कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें पहले से लिखा है कि हाँ वो नहीं कर सकता सेम बिजनेस फॉर सम पीरियड ऑफ टाइम, देन दैट इज़ ओके, आप नहीं कर पाओगे। पर वैसे जनरली यू हैव दिस राइट टू कैरी ऑन अ बिज़नेस, बट इसके अंदर आप फर्म का नाम यूज़ नहीं कर सकते हैं, आप रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं कि आप वो बिज़नेस चला रहे हैं फर्म का, आपकी पुरानी फर्म का, और आप सॉलिसिट नहीं कर सकते हैं द कस्टम ऑफ पर्सनस जो डील कर रहे हैं विद द फर्म। Now coming to section 37, that talks about right of outgoing partner in certain cases to share subsequent profits. तो subsequent profits शेयर करने का राइट पार्टनर्स के पास होता है, आउटगोइंग पार्टनर्स के पास। ये सेक्शन ये बोलता है कि जब भी कोई मेंबर फर्म का उसकी डेथ हो गई है या अदरवाइज़ किसी भी रीज़न से वो सीज़ हो गया है टू बी अ पार्टनर, और सर्वाइविंग पार्टनर्स या कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कैरी कर रहे हैं बिज़नेस को, और उनका अकाउंट्स जो है वो फाइनल सेटलमेंट नहीं हुआ है, तो जो आउटगोइंग पार्टनर्स हैं, पार्टनर है या उसका एस्टेट है, वो एंटाइटल्ड है एट द ऑप्शन ऑफ हिमसेल्फ और हिज रिप्रेजेंटेटिव्स उस प्रॉफिट्स के लिए जो कि हुए हैं जब से वो सीज़ कर गया है पार्टनरशिप से, और वो उसको तब मिल सकते हैं अगर उसकी कोई भी प्रॉपर्टी, कोई भी एस्टेट यूज़ में है प्रॉपर्टी का, और वो इंटरेस्ट भी ले सकता है इस पर 6% पर एनम ऑन द अमाउंट ऑफ हिज शेयर इन द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म। और ये इसलिए क्योंकि फाइनल सेटलमेंट नहीं हुआ है अकाउंट्स का। नाउ कमिंग टू डिसोल्यूशन, चैप्टर 6 हमारा बात करता है डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म। सेक्शन 39 में बताया गया है कि डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म का क्या मतलब है। तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप बिटवीन ऑल पार्टनर्स ऑफ द फर्म इज़ कॉल्ड डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। जब जो पार्टनरशिप है पार्टनर्स के बीच में जब वो डिज़ोल्व हो जाती है तो फर्म भी डिज़ोल्व हो जाती है। नाउ कमिंग टू द सेकेंड पार्ट कि कैसे डिसोल्यूशन होता है, मोड्स क्या हैं इसके। सबसे पहला है बाय कंसेंट, सेक्शन 40, कंपल्सरी डिसोल्यूशन सेक्शन 41, कंटिंजेंट डिसोल्यूशन सेक्शन 42, बाय नोटिस इन केस ऑफ पार्टनरशिप एट विल सेक्शन 43, एंड लास्ट वन बाय कोर्ट सेक्शन 44। अब हम इसे पढ़ते हैं। सबसे पहले सेक्शन 40, बाय एग्रीमेंट या बाय कंसेंट एक फर्म डिज़ोल्व हो सकती है कंसेंट से सारे पार्टनर्स की, या फिर जैसे भी कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है उस बेसिस पे।
नाउ कमिंग टू सेक्शन 41, दैट इज़ कंपल्सरी डिसोल्यूशन। कंपल्सरी डिसोल्यूशन मतलब एक फॉर्म डिसॉल्व हो सकती है अगर कोई इवेंट ऐसा हो जाए जिससे उसका जो बिज़नेस वो चला रही है वो अनलॉफुल हो जाए, तो फॉर्म डिसॉल्व हो सकती है। और इसका प्रोवाइजो ये बोलता है कि अगर एक से ज़्यादा एडवेंचर या अंडरटेकिंग वाली फॉर्म है, तो अगर कोई एक इलीगल हो जाता है, दैट डज़ नॉट मीन कि जो लॉफुल एडवेंचर्स उस फॉर्म के अंडर चल रहे हैं वो भी इलीगल हो जाएंगे। राइट, नाउ कमिंग टू सेक्शन 42 जो बात करता है कंटिंजेंट डिसोल्यूशन पे। सो इट स्टेट्स कि अगर फॉर्म फिक्स्ड टाइम पीरियड के लिए थी, तो जब वो टर्म ख़त्म हो गया तो फॉर्म भी डिसॉल्व हो जाएगी। सेकंड, अगर वो सिर्फ एक या एक से ज़्यादा अंडरटेकिंग के लिए बनी थी, तो जब वो कंप्लीट हो जाएंगे तो फॉर्म डिसॉल्व हो जाएगी। देन डेथ ऑफ द पार्टनर पे फॉर्म डिसॉल्व हो सकती है। डी, बाय एडजुडिकेशन ऑफ अ पार्टनर इज इंसॉल्वेंट, तब भी फॉर्म डिसॉल्व हो सकती है। नाउ कमिंग टू सेक्शन 43, डिसोल्यूशन बाय नोटिस ऑफ पार्टनरशिप एट विल। हमने पढ़ा था पार्टनरशिप एट विल सेक्शन 7 में। सो जहाँ पे भी पार्टनरशिप एट विल है तो वहाँ पे फर्म डिसॉल्व कैसे होती है? बाय नोटिस। नोटिस दे के इन राइटिंग टू ऑल द अदर पार्टनर्स आप इंटेंशन बता सकते हैं कि फर्म को डिसॉल्व करना है, एंड देन यू कैन डिसॉल्व द फर्म। और फर्म कब डिसॉल्व होगी? ऑन विच डेट? फ्रॉम द डेट जो कि मेंशन्ड है नोटिस में, वो होगी डेट ऑफ डिसोल्यूशन। और अगर कोई डेट मेंशन नहीं है तो जिस दिन आपने नोटिस कम्युनिकेट किया है वो दिन होगा आपका डेट ऑफ डिसोल्यूशन। नाउ कमिंग टू सेक्शन 44 विच टॉक्स अबाउट डिसोल्यूशन बाय कोर्ट। तो कुछ ग्राउंड्स हैं जब सूट फाइल करता है पार्टनर, तो कोर्ट किसी कुछ ग्राउंड्स होते हैं जिन पे डिसॉल्व कर सकती है फर्म को। पहला ग्राउंड है इंसेनिटी, पार्टनर अनसाउंड माइंड का हो गया, इन विच केस द सूट में बी बॉट एज वेल एज बाई द नेक्स्ट फ्रेंड भी इसमें सूट लेके आ जाता है। तो पार्टनरशिप इप्सो फैक्टो डिज़ोल्व नहीं होती है, बट ल्यूनेसी एक ऐसा ग्राउंड है जिसकी वजह से पार्टनरशिप डिज़ोल्व हो सकती है अगर दूसरे पार्टनर्स अप्लाई करें कोर्ट में तो। सेकंड है इनकैपेसिटी की परफॉर्म नहीं कर पा रहा है ड्यूटीज़ पार्टनर, तो हो सकती है। पर वो जो इनकैपेसिटी है वो परमानेंट होनी चाहिए, टेम्पररी नेचर की नहीं होनी चाहिए। थर्ड है आपका मिसकंडक्ट, आप मिसकंडक्ट कर रहे हैं विद रिलेशन टू द बिजनेस ऑफ द फर्म। फोर्थ है आपका परसिस्टेंट ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट, अगर जो बिज़नेस है आपका पार्टनरशिप का वो प्रैक्टिकेबली नहीं चल पा रहा है, कैरी ऑन नहीं कर पा रहे हैं, तो कोर्ट उसको डिसॉल्व कर सकती है। देन नेक्स्ट इज़ ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट, जब कोई पार्टनर है वो उसने ट्रांसफ़र कर दिया है सारा इंटरेस्ट इन द फर्म टू अ थर्ड पार्टी, और अलाउ कर दिया है कि उसका जो इंटरेस्ट है उसे चार्ज किया जा सके, या अलाउ कर दिया है कि इसे सेल कर दो, तो भी ऑर्डर किया जा सकता है, कोर्ट डिसोल्यूशन के लिए ऑर्डर कर सकती है। देन परपेचुअल लॉसेस, बहुत जो आपका पार्टनरशिप का ऑब्जेक्ट है वो है प्रॉफिट बनाना, पर वो ऑब्जेक्ट आप अटेन नहीं कर पा रहे हैं, तो फर्म डिसॉल्व हो सकती है। एंड लास्ट वन इज़ कि कोई भी अदर जस्ट या इक्विटेबल ग्राउंड है तो फर्म डिसॉल्व करी जा सकती है बाई कोर्ट। नाउ कमिंग टू द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिसोल्यूशन। तो सबसे पहला कॉन्सिक्वेंस ये है कि आपको पब्लिक नोटिस देना पड़ेगा। अगर आप पब्लिक नोटिस नहीं देते हैं तो डिसोल्यूशन के बाद भी आप लाइबल रहेंगे टू द एक्ट्स जो भी आप थर्ड पार्टी के साथ करते हैं। सो ये लिखा है सेक्शन 45 में कि आपकी लाइबिलिटी रहती है अनटिल पब्लिक नोटिस आप नहीं देते। जब आप पब्लिक नोटिस दे देंगे उसके बाद आपकी लाइबिलिटी नहीं रहेगी। देन कमिंग टू सेक्शन 46 जो कि बात करता है कि पार्टनर्स के क्या राइट होंगे जब जो आपकी फर्म है उसका जो बिज़नेस है वो वाउंड अप हो जाए। तो पार्टनर्स एंटाइटल्ड होते हैं कि वो जो प्रॉपर्टी है फर्म की उसको डेट लाइबिलिटी जो भी है उसमें अप्लाई कर सकें। सेकेंडली जो भी सरप्लस है वो एक दूसरे के साथ डिस्ट्रीब्यूट कर सकें पार्टनर्स के साथ, जैसे भी राइट्स हैं उनके उसके अकॉर्डिंग। नाउ कमिंग टू सेक्शन 47
तो इसमें कंटिन्यूड अथॉरिटी की बात करी गई है। अथॉरिटी, म्यूचुअल राइट्स और ऑब्लिगेशंस जो हैं पार्टी के, वो कंटिन्यू रहेंगे, वो सेम रहेंगे जब तक वाइंड अप नहीं हो जाता है। और वो सेम रहते हैं उन ट्रांजैक्शंस के लिए जो पहले स्टार्ट हुए थे बट डिसोल्यूशन के टाइम तक ख़त्म नहीं हो पाए। ये सेक्शन 47 बोलता है। नाउ कमिंग टू सेक्शन 50, जो कि ये बोलता है कि अगर कोई पार्टनर डिसोल्यूशन के बाद और वाइंडिंग अप से पहले कोई भी पर्सनल प्रॉफिट लेता है फ्रॉम एनी ट्रांजैक्शन ऑफ द फर्म, तो वो पार्टनर उस प्रॉफिट का अकाउंट देगा और जो भी शेयर हैं उन्हें सर्वाइविंग पार्टनर्स या रिप्रेजेंटेटिव्स को पे करेगा। दैट इज़ सेक्शन 50। नाउ कमिंग टू सेक्शन 51। सेक्शन 51 ये बात करता है कि अगर आपकी कोई फर्म थी और वो फिक्स टाइम पीरियड के लिए थी, पर उस टाइम पीरियड ख़त्म होने से पहले ही वो डिज़ोल्व हो जाती है, तो जो पार्टनर्स हैं जिन्होंने पे किए हैं प्रीमियम्स, उनको वो रिफ़ंड होंगे। वो प्रीमियम्स आफ्टर वो इंटाइटल्ड होता है, उनके पास राइट होता है कि वो उन प्रीमियम को रिफ़ंड करा सकें। ये बोलता है हमारा सेक्शन 51। इसमें ये भी बताया गया है कि कब वो प्रीमियम रिफ़ंड नहीं होंगे। तो अगर डिसोल्यूशन हुआ है फर्स्ट पार्टनर की अनएक्सपेक्टेड डेथ से, तो वो रिफ़ंड नहीं होंगे। सेकंड, पार्टनर के खुद के मिसकंडक्ट की वजह से, तो रिफ़ंड नहीं होंगे। एंड थर्ड, अगर एग्रीमेंट जो था पार्टनरशिप का उसमें ऐसा कोई प्रोविज़न ही नहीं था रिफ़ंड करने का, तो भी वो रिफ़ंड नहीं होते हैं। नाउ कमिंग टू सेक्शन 52, जो कि बात करता है अगर जो पार्टनरशिप है वो ख़त्म होती है इस ग्राउंड पे, फ्रॉड या मिसरिप्रेजेंटेशन के ग्राउंड पे, तो पार्टनर के पास कौन कौन से राइट्स हैं। पहला है राइट टू लियान। सेकंड है रैंक एज अ क्रेडिटर ऑफ द फर्म का राइट है उसके पास। थर्ड है कि वो इंडेमिनिटी रिकवर कर सकता है फ्रॉम द गिल्टी पार्टनर। ये बात करता है हमारा सेक्शन 52। नाउ कमिंग टू सेक्शन 53, जो कि बात करता है कि पार्टनर्स के पास ये राइट होता है कि वो अदर पार्टनर्स या उनके रिप्रेजेंटेटिव्स को रिस्ट्रेन कर सकते हैं फ्रॉम कैरिंग आउट सिमिलर बिजनेस फर्म नेम में, या फिर प्रॉपर्टी का यूज़ करने में खुद की बेनिफिट के लिए ऐसा बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। तो ऐसा रिस्ट्रेंट वाइंडिंग अप तक वो लगा सकते हैं सेक्शन 53 के अकॉर्डिंग। नाउ कमिंग टू सेक्शन 54, ये बात करता है कि आप रिस्ट्रेंट लगा सकते हैं ट्रेड करने के लिए सिमिलर टाइप का बिजनेस सिमिलर किस टाइम पीरियड के लिए या कुछ विद इन सम लोकल लिमिट्स, आप ये रिस्ट्रेंट लगा सकते हैं अकॉर्डिंग टू सेक्शन 54। नाउ कमिंग टू सेक्शन 55, जो बात करता है गुडविल की। हमने पढ़ा था सेक्शन 14 में कि गुडविल भी प्रॉपर्टी होती है फर्म की। तो गुडविल को सेल किया जा सकता है, या तो सेपरेटली आप सेल कर लें या फिर प्रॉपर्टी फर्म की जो प्रॉपर्टी आप सेल करते हैं उसके साथ भी उसे सेल कर सकते हैं। सेकेंड चीज़, आपने गुडविल सेल कर दी, उसके बाद आपका जो आप पार्टनर जो होते हैं वो उनके पास ये लिबर्टी होती है कि वो बिज़नेस अपना चला सकते हैं इन कंपटीशन विद दैट जिसने गुडविल खरीदी है आपकी। आप एडवर्टाइज़ कर सकते हैं और अट्रैक्ट कर सकते हैं कस्टमर्स को, पर ये सब होगा आपके कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग। और पर आप इसमें क्या चीज़ नहीं कर सकते, फर्स्ट आप फर्म का नाम यूज़ नहीं कर सकते। आप ये नहीं बता सकते कि आप ओल्ड फर्म की तरफ से अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। सेकंड, आप सॉलिसिट नहीं कर सकते कस्टम ऑफ पर्सन्स जो डील कर रहे हैं विद द फर्म। डिसोल्यूशन से पहले जो आपके साथ डील कर रहे थे उन लोगों को आप सॉलिसिट नहीं कर सकते। सेकंड, रिप्रेजेंट नहीं कर सकते खुद को एज पर्सन जो ओल्ड फर्म में डील कर रहा था, और फर्म का नाम यूज़ नहीं कर सकते। थर्ड चीज़ इसमें है कि आप रिस्ट्रेंट इसमें लगा सकते हैं कि सिमिलर बिजनेसेस आप कैरी ऑन नहीं करेंगे फॉर किसी स्पेसिफिक टाइम पीरियड या विद इन लोकल लिमिट्स। ये आपका सेक्शन 55 बोलता है। नाउ कमिंग टू सेक्शन 48, जो कि बात करता है कि जो आपके अकाउंट्स हैं वो डिसोल्यूशन के बाद कैसे सेटल होंगे बिटवीन पार्टनर्स। तो इसके लिए रूल बताए गए हैं अंडर सेक्शन 48। सबसे पहले पैसा जाएगा लॉसेस में। सेकंड जाएगा जो भी एसेट्स होंगे, जो भी सम्स होंगे वो सारे जाएंगे सेकंड डेट पे करने में टू द थर्ड पार्टीज़। देन रेटेबली हर पार्टनर को उसका एडवांस देने में फ्रॉम कैपिटल, एंड देन इन पेइंग टू ईच पार्टनर रेटेबली व्हाट इज़ ड्यू टू हिम ऑन अकाउंट ऑफ कैपिटल। एंड थर्ड, रेसिड्यू में जो भी बचा वो सब डिवाइड हो जाएगा
उस तरीके से जैसे वो शेयर्स जैसे वो प्रॉफिट्स डिवाइड करने के लिए उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट में एग्री किया था। नाउ कमिंग टू चैप्टर 7 दैट इज़ रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉर्म्स, जो कि सेक्शन 56 से 71 तक है। तो हम स्टार्ट करेंगे सेक्शन 57 से, जो कि बात करता है अपॉइंटमेंट ऑफ रजिस्ट्रार्स। तो रजिस्ट्रार्स को कौन अपॉइंट कर सकता है? स्टेट गवर्नमेंट रजिस्ट्रार को अपॉइंट कर सकती है और डिफ़ाइन कर सकती है एरियाज़ कि वो कहाँ पे उनके पावर्स एक्सरसाइज कर सकते हैं, अपनी ड्यूटीज़ परफॉर्म कर सकते हैं। सेकेंड चीज़, रजिस्ट्रार हमारा पब्लिक सर्वेंट होता है विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 21 ऑफ इंडियन पीनल कोड, और अब भारतीय न्याय संहिता आ गया है तो उसके अकॉर्डिंग देख लेंगे इसको। देन कमिंग टू, इसमें स्पेसिफिकली अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें सेक्शन 57 में, तो वहाँ पे रजिस्ट्रार के साथ साथ डिप्यूटी रजिस्ट्रार, असिस्टेंट रजिस्ट्रार भी अपॉइंट हो सकते हैं। देन कमिंग टू सेक्शन 58, एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन कैसे होती है? जो एप्लीकेशन है रजिस्ट्रेशन की वो इफ़ेक्ट में लाई जा सकती है एट एनी टाइम। कैसे आप दोगे उसे? बाई पोस्ट दे सकते हो, रजिस्ट्रार को डिलीवर कर सकते हो, जहाँ पे भी आपका प्लेस ऑफ बिजनेस है उस एरिया के रजिस्ट्रार को आप दे सकते हो जाकर। और उसके अंदर क्या होगा, एक स्टेटमेंट होगा प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म में विद जो भी अमाउंट ऑफ फीस शेड्यूल में लिखी है उसके अकॉर्डिंग। उसमें क्या क्या होगा? फॉर्म का नाम होगा, आपका प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस होगा, आपके कोई ब्रांच है तो उसके नाम होंगे, डेट जहाँ जो भी पार्टनर ने ज्वाइन करा है वो डेट होगी, फुल नेम, एड्रेस होगा पार्टनर्स का, और क्या ड्यूरेशन है पार्टनरशिप की वो होगी, प्लस वो साइंड होगा बाय ऑल द पार्टनर्स और एजेंट जो स्पेशली ऑथराइज्ड हैं, वेरीफाई होगा। और उसमें ऐसे नाम नहीं होने चाहिए जैसे क्राउन, एम्परर, एम्प्रेस, या कोई भी ऐसे नाम जो कि गवर्नमेंट से रिलेटेड हो। ये हमारा पुराना प्रोविज़न है जो कि अब लागू नहीं होता क्योंकि ये ब्रिटिश के टाइम का है। नाउ कमिंग टू सेक्शन 59, रजिस्ट्रेशन हमारा रजिस्ट्रार करेगा अगर वो सेटिस्फाई हो जाता है कि सेक्शन 58 की सारी चीज़ें कंप्लाइड विद हो गई हैं, और फिर वो एक रिकॉर्ड कर लेगा इस स्टेटमेंट को अपने रजिस्टर में, जिसको हम रजिस्टर ऑफ फॉर्म्स बोलते हैं। देन सेक्शन 60, कोई भी ऑल्टरेशन है फॉर्म नेम में, प्रिंसिपल प्लेस में, वो रजिस्ट्रार करेगा। सेक्शन 61, कोई भी चेंज है, ओपन हो रही है कोई ब्रांच, क्लोज हो रही है कोई ब्रांच, तो दैट इज़ ऑल्सो रजिस्ट्रार्स ड्यूटी। सेक्शन 62, अगर कोई भी चेंज है नेम और एड्रेस में पार्टनर्स के, वो भी रजिस्ट्रार करेगा। सेक्शन 63, अगर कोई भी नोटिस देना पड़ेगा आपको रजिस्ट्रार को अगर कोई भी चेंजेस हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ रजिस्टर्ड फॉर्म में, इनकमिंग आउटगोइंग पार्टनर्स में, डिसोल्यूशन में, विड्रॉल ऑफ माइनर ऑन मेजॉरिटी, ऐसे कोई भी चीज़ें हैं तो उनका नोटिस भी आपको रजिस्ट्रार को देना पड़ेगा ऑल्ट्रेशन करने के लिए। देन 64, अगर कोई मिस्टेक हो जाती है, रेक्टिफिकेशन करवानी है उस मिस्टेक की, तो उसके लिए भी एप्लीकेशन आपको रजिस्ट्रार को देनी पड़ेगी। सेक्शन 65, अमेंडमेंट ऑफ रजिस्टर बाय कोर्ट ऑर्डर, अगर कोई भी अमेंडमेंट होती है रजिस्टर में और कोर्ट का कोई ऑर्डर होता है तो उसको आपका रजिस्ट्रार करता है। सेक्शन 66, अगर रजिस्टर या फाइल डॉक्यूमेंट्स का इंस्पेक्शन आपको करना है तो हर कोई पर्सन ओपनली वो जाकर फ़ी पे करके उसका रजिस्टर का या फाइल डॉक्यूमेंट्स का इंस्पेक्शन कर सकता है। सेक्शन 66, ग्रांट ऑफ कॉपीज़, आप एप्लीकेशन देंगे रजिस्ट्रार को, फ़ीस देंगे रजिस्ट्रार को, तो रजिस्ट्रार आपको सर्टिफाइड कॉपी देगा। सेक्शन 68 है रूल्स ऑफ एविडेंस, इसमें ये कहा गया है कि कोई भी स्टेटमेंट, इंटीमेशन, नोटिस जो रिकॉर्डेड है या नोटेड है इन रजिस्टर ऑफ फॉर्म्स, वो माना जाएगा एज कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ एनी फैक्ट, जो कि वहाँ पे है उसको कंक्लूसिव प्रूफ माना जाएगा। सर्टिफाइड कॉपी ऑफ एन एंट्री में बी प्रोड्यूस्ड इन प्रूफ ऑफ फैक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ सच फॉर्म, तो अगर आपको रजिस्ट्रेशन दिखाना है फॉर्म का तो आप सर्टिफाइड कॉपी दिखा सकते हैं। नाउ कमिंग टू द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शन, सेक्शन 69। हमारा सेक्शन 69 बात करता है इफ़ेक्ट ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉर्म। ये जो सेक्शन है ये फोर्स में आया था 1 अक्टूबर 1933 को, और हमारा पार्टनरशिप एक्ट कब फोर्स में आया था? 1 अक्टूबर 1932 को। जो हमारा रजिस्ट्रेशन है फॉर्म का वो कंपलसरी ही नहीं है, इट इज़ ऑप्शनल, और कोई पेनल्टी नहीं होती अगर आप रजिस्ट्रेशन ना कराएं पार्टनरशिप फॉर्म का, पर कुछ कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं जो आपको फेस करने पड़ेंगे अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं कराते हैं। फर्स्ट,
अगर आपकी फर्म रजिस्टर्ड नहीं है तो वो किसी को सू नहीं कर सकती है, अपने प्रेजेंट पास्ट को पार्टनर्स को सू नहीं कर सकती है, किसी और फर्म को सू नहीं कर सकती है। सेकंड, वो किसी थर्ड पार्टी को सू नहीं कर सकती है अपना कोई भी राइट जो कि कॉन्ट्रैक्ट से अराइज हो रहा है उसको इन्फोर्स कराने के लिए। थर्ड, क्लेम और सेट ऑफ के लिए भी यही चीज़ें हैं कि वो सू नहीं कर सकते हैं। पर कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे कि जिसमें नॉन रजिस्ट्रेशन से फ़र्क नहीं पड़ेगा। पहला कि अनरजिस्टर्ड फर्म और पार्टनर्स एक्शन ला सकते हैं डिसोल्यूशन के लिए, तो सूट डाला जा सकता है डिसोल्यूशन ऑफ फर्म्स के लिए और अकाउंट्स के लिए ऑफ डिसॉल्व फर्म। सेकेंड, ऑफिशियल असाइनी, रिसीवर या कोर्ट जो एक्ट कर रहा है फॉर एन इंसॉल्वेंट पार्टनर, वो सूट लेके आ सकते हैं फॉर रियलाइजेशन ऑफ इंसॉल्वेंट पार्टनर्स शेयर। थर्ड, अगर कोई अनरजिस्टर्ड फर्म है या पार्टनर है तो वो सू कर सकते हैं और क्लेम कर सकते हैं सेट ऑफ, अगर जो सब्जेक्ट मैटर है सूट का वो 100 रुपये से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए, इट शुड नॉट एक्सीड ₹100 इन वैल्यू। फोर्थ, अगर कोई स्टैचुटरी या नॉन कॉन्ट्रैक्चुअल राइट्स हैं तो वो इस सेक्शन की डिसेबिलिटी से इफ़ेक्ट नहीं होते हैं। तो अगर कोई कॉज ऑफ एक्शन अराइज होता है किसी स्टैचू की वजह से तो फिर ये जो सेक्शन 69 का एम्बार्गो है ये अट्रैक्ट नहीं होता है। नाउ कमिंग टू केसेस, सो इसमें 2 केसेस हैं। पहला केस है भवानी एजेंसीज वर्सेस जीसी कलर लैब 2004 का केस। इसमें बोला गया है कि अगर कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग के लिए है तो उसके लिए रजिस्ट्रेशन नेसेसरी नहीं है, और सेक्शन 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट वो सिविल नेचर का नहीं है बट वो क्रिमिनल नेचर का है, इसलिए सेक्शन 69 का बार वहाँ पे अप्लाई नहीं होता। देन कमिंग टू द अदर केस, दैट इज़ हल्दीराम भुजियावाला वर्सेस आनंद कुमार दीपक कुमार 2000 का केस है। ये यही बोलता है कि थर्ड पार्टीज़ हमेशा सू कर सकती हैं फर्म को, चाहे फर्म रजिस्टर्ड हो या ना हो, पर जो फर्म है अगर वो रजिस्टर्ड नहीं है तो वो थर्ड पार्टी को सू नहीं कर सकती। सो दिस वाज इट। लास्ट हमारा चैप्टर है चैप्टर 8 जो कि सप्लीमेंटल है, जिसमें सिर्फ सेक्शन 72 में बोला गया है मोड ऑफ गिविंग पब्लिक नोटिस। तो एक पब्लिक नोटिस नेसेसरी है अगर कोई पार्टनर रिटायर होता है ड्यू टू एक्सपल्शन, फॉर्म डिज़ोल्व होती है, माइनर एडमिट करता है टू द बेनिफिट्स ऑफ फॉर्म, या फिर ऑन अटेनिंग मेजॉरिटी वो पब्लिक नोटिस दे के बता सकता है कि वो पार्टनर बनेगा या नहीं बनेगा फॉर्म में। और जो ऐसा पब्लिक नोटिस है वो कैसे दिया जा सकता है? फर्स्ट, रजिस्ट्रार को आप इंटीमेशन देते हो अंडर सेक्शन 63। सेकंड, आप ऑफिशियल गैजेट में उसको पब्लिश करते हैं, या फिर किसी भी जो भी न्यूज़पेपर है उनमें से एटलीस्ट वन न्यूज़पेपर में जो भी सर्कुलेट होता है इंटर डिस्ट्रिक्ट, उसमें आप जहाँ पे भी आपका प्लेस ऑफ बिजनेस है वहाँ पे उसको पब्लिश करके सर्कुलेट कराते हैं। So this was it with the Partnership Act. Thank you. Have a good day.